Hey guys, before we start, smash that like button and subscribe to my channel Mr. Scary Nightmare and turn on the bell icon so you never miss. फिल्में तो अक्सर देखते ही हैं, पर आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो किसी भी फिल्म से कम नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सच्ची है। एक परिवार का वो खौफनाक अनुभव जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। जरा एक पल के लिए सोचिए कि वो इंसान जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो एक दिन अचानक बिल्कुल बदल जाए, इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान ही ना पाए। कैसा लगेगा? चलिए इसी सवाल के साथ इस डरावनी दास्तां को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल आम सी जिंदगी से, जिसमें बहुत जल्द एक अनजाने डर का साया पड़ने वाला था। तो बात है साल 2004 की। जगह है मुंबई के पास वसई। यहाँ रहते थे राजेश और स्मिता। बिल्कुल एक आम कपल की तरह अपनी सिंपल सी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। स्मिता प्रेग्नेंट थी और दोनों अपने पहले बच्चे के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मतलब सब कुछ परफेक्ट था। फिर एक रात खाने के बाद दोनों ऐसे ही वॉक पर निकल गए। रात के करीब 10 बज रहे होंगे। चलते चलते वो एक पुराने बिल्कुल वीरान से बंगले के पास पहुंचे। और बस तभी स्मिता अचानक उस बंगले के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे रुक गई और आंखें गड़ाकर उस घर को घूरने लगी। राजेश को उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि यही वो पल था जो उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस रात के बाद से ही स्मिता के बर्ताव में एक अजीब सा, एक डरावना सा बदलाव आना शुरू हो गया। एक ऐसा बदलाव जिसे राजेश शुरू में समझ ही नहीं पाया। देखिए, शुरुआत में तो राजेश ने स्मिता के बदलते बिहेवियर पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। उसको लगा ठीक है, प्रेगनेंसी है, ऐसे मूड स्विंग्स तो होते ही हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं थे। जो स्मिता हमेशा इतने प्यार से खुश होकर बात करती थी, वो अब एकदम शांत, खोई खोई सी रहने लगी। छोटी छोटी बात पर बिना वजह गुस्सा हो जाती। और सबसे अजीब बात, वो राजेश को अपने पास तक नहीं आने देती थी। अगर वो उसके पास बैठता तो वो उठकर चली जाती थी। मतलब एक फिजिकल डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया था उसने। दिन में तो ये सब चल ही रहा था, पर असली खौफ वो तो रातों में शुरू हुआ। जो रातें पहले आराम और सुकून भरी होती थीं, अब वो डर और दहशत से भर चुकी थीं। स्मिता अक्सर रात में एकदम से घबराकर उठ जाती और रोने लगती। वो राजेश को बताती कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे ऊपर है, कोई मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। राजेश बेचारा उसे समझाता कि ये बस एक बुरा सपना है, रिलैक्स। लेकिन ये डर अब बहुत जल्द एक भयानक हकीकत बनने वाला था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां शक यकीन में बदल जाता है और राजेश को उस चीज का सामना करना पड़ता है जिस पर कोई भी इंसान विश्वास ही ना करे। हुआ ये कि एक रात राजेश ने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि सोती हुई स्मिता के पैर बिस्तर पर नहीं है, वो धीरे धीरे हवा में उठ रहे थे। लेविटेट कर रही थी वो। ये कोई सपना नहीं था, ये एक खौफनाक हकीकत थी जो उसकी आंखों के सामने हो रही थी। और फिर उससे भी ज्यादा डरावना कुछ हुआ। स्मिता के मुंह से एक भारी, एक मर्दाना आवाज निकली। उस आवाज ने कहा, मुझसे दूर रह, स्मिता अब हमेशा के लिए मेरी है और मैं उसके पेट में पल रहे बच्चों को मार डालूंगा। वो आवाज स्मिता की तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब राजेश का डर हर हद को पार कर चुका था। घबराए हुए राजेश ने फौरन स्मिता के परिवार को सब बताया। अब जाहिर है पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन स्मिता की मां ने एक पुराना देसी नुस्खा सुझाया। उन्होंने कहा, एक काम करो, आज रात स्मिता के तकिए के नीचे एक ताजा नींबू रख दो। अगर सुबह तक वो काला पड़ गया ना, तो समझ लेना कि कोई बुरी शक्ति का साया है। उसी रात करीब 3 बजे स्मिता अचानक नींद में ही उठकर बैठ गई और फिर वही मर्दाना आवाज में बोली, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? और ये कहते हुए उसने तकिए के नीचे से वो नींबू निकाला और अपने एक हाथ से उसे मसलकर रख दिया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। ये साफ था कि स्मिता किसी बाहरी शक्ति के कब्जे में थी। तो जब सारे शक यकीन में बदल गए, तब परिवार ने फैसला किया कि अब वो इस अनदेखी शक्ति से लड़ेंगे, उस चीज से जिसने स्मिता को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। खासकर उस नींबू वाली घटना के बाद परिवार को अब पूरा यकीन हो गया था कि ये स्मिता का कोई दिमागी वहम नहीं है, ये सच में किसी आत्मा का साया है। तो उन्होंने तुरंत स्पिरिचुअल हेल्प लेने का फैसला किया।
उन लोगों को बुलाने का जो ऐसी चीजों से डील करना जानते हैं। परिवार ने सोचा कि इस शक्ति से लड़ने के लिए हर तरह से कोशिश करनी होगी। इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जो मंत्र और अनुष्ठान जानते थे, और साथ ही एक मौलवी को भी बुलाया ताकि पवित्र दुआओं की ताकत का भी इस्तेमाल किया जा सके। मतलब एक टू प्रॉन्ग्ड अटैक प्लान किया गया। और जैसे ही पूजा पाठ और मंत्रों का जाप शुरू हुआ, स्मिता जोर जोर से चिल्लाने लगी, और फिर वही भारी आवाज इस बार तांत्रिक पर चीखी, इसे छोड़ दो, ये मेरी है, मुझे ये औरत बहुत पसंद है। उस आवाज में इतना गुस्सा, इतनी नफरत थी कि वहां मौजूद हर शख्स कांप उठा। काफी देर तक एक भयानक संघर्ष चलता रहा। चीखें, हंसी, आंसू, सब कुछ एक साथ हो रहा था। स्मिता कभी हंसती तो कभी रोती, कभी जोर से चीखती, और फिर एक आखिरी चीख के साथ वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। तांत्रिक ने सबको बताया कि वो शक्ति अभी के लिए चली गई है, लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि उसका असर शायद पूरी तरह से खत्म ना हुआ हो। तो झाड़ फूक हो गई, स्मिता ठीक हो गई, पर क्या कहानी यहां खत्म हो गई? नहीं, असल में असली अनसुलझा रहस्य तो अब शुरू होता है। वक्त गुजरता गया। कुछ महीनों बाद स्मिता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। परिवार को भी लगा कि चलो, वो बुरा सपना अब खत्म हो चुका है, जिंदगी वापस पटरी पर आ गई है। लेकिन जैसा उस तांत्रिक ने कहा था, वो शक्ति शायद कभी पूरी तरह से गई ही नहीं। आज भी, कई सालों बाद भी, खासकर अमावस्या की रातों में स्मिता का बिहेवियर थोड़ा अजीब हो जाता है। कभी-कभी नींद में बड़बड़ाते हुए उसकी आवाज एक पल के लिए फिर से वैसी ही भारी और मर्दाना हो जाती है। और सबसे डरावनी बात, जब सुबह उससे कुछ पूछा जाता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और यही चीज इस पूरी कहानी को एक अनसुलझा, एक चिलिंग मिस्ट्री बना देती है। तो सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या वो शक्ति सच में चली गई है, या फिर वो आज भी स्मिता के अंदर कहीं छुपी हुई है और बस सही मौके का इंतजार कर रही है?